Hello everyone, myself Abhijit Sinha, and today I'm going to continue our rest of topic from chapter number 15, the Mughal Empire from Jahangir. The rule of Jahangir begins with 1605 and ended 1627 CE. The CE is Common Era. Akbar was succeeded by his son Muhammad Sultan Salim. इट मीन जहांगीर का जो ओरिजिनल नेम था वो मोहम्मद सुल्तान सलीम था, जो कि अपने फादर अकबर को सक्सीड किया था. ही असेंडेड दी थ्रोन इन 1605. 1605 में ये थ्रोन असेंड किया था. इट मीन्स मुकुट हासिल किया था. एंड द फोर्ट ऑफ आगरा एंड अज्यूम द नेम जहांगीर, होल्डर ऑफ द वर्ल्ड. पूरे वर्ल्ड का जो होल्डर होता है, होल्डर कहने का मतलब है पूरे विश्व का हेड. इट इज़ नोन एज जहांगीर. एंड द टाइटल ऑफ नूरुद्दीन, दैट इज़ लाइट ऑफ द फेथ. नूरुद्दीन का टाइटल भी इसको दिया गया था. अकबर ऑलवेज एड्रेस हिम एज अ सेको बाबा. अकबर जो थे वो हमेशा अपने पुत्र जहांगीर को सेको बाबा कहते थे. इन 1606 जहांगीर सन प्रिंस खुसरो स्केप फ्रॉम आगरा. कहता है आगरा से वो भाग निकला था. कौन? जहांगीर का बेटा 1606 में. बट जहांगीर फॉलोड हिम and defeat him at the battle of Bharaval, as many nobles were trying to make Khusro the emperor in place of जहांगीर. जहांगीर फॉलो किया किसको? खुसरो को, अमीर खुसरो, प्रिंस खुसरो को. एंड डिफीट हिम एट द बैटल ऑफ भैरवल. बैटल ऑफ भैरवल में उसको डिफीट किया. एज मेनी नोबल वर ट्राइंग टू मेक खुसरो एज द एम्पेयर इन द प्लेस ऑफ जहांगीर. जहांगीर के प्लेस में बहुत सारे रूलर जो थे वो खुसरो को एम्पेयर बनाना चाहते थे. या बहुत सारे जो नोबल्स थे वो खुसरो को, प्रिंस खुसरो को रूलर बनाना चाहते थे. नेक्स्ट इज जहांगीर कंसोलिडेटेड हिज टेरिटरीज एंड डेवलप द एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम दैट वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय हिज फादर. जहांगीर अपने एम्पायर को, अपने किंगडम को या टेरिटरी को एज इट इज सेम वे में उसी तरह से आगे कंटिन्यू किया जैसे उसके फादर ने उसको उस एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम को दिया था. द कोर्ट कल्चर ऑफ द मुगल फ्लरिश अंडर हिज रूल. इसके रूल में कोर्ट कल्चर काफ़ी फ्लरिश होने लगा. मतलब लीगल सिस्टम या जस्टिस सिस्टम काफ़ी फ्लरिश हुआ. ही हैड अ नीन इंटरेस्ट इन गार्डन. उसको गार्डन में भी बहुत शौक था, बागवानी करने में, फूल पत्ती से या फिर पेड़ पौधे से बहुत ज़्यादा लगाव था. या फिर कह सकते हैं एक तरह का ये पैटर्न भी था. मुगल पेंटिंग रिच इट्स जेनिथ ड्यूरिंग हिज टाइम. मुगल पेंटिंग जो था वो एपेक्स पे पहुंच चुका था, पीक पे पहुंच चुका था ड्यूरिंग हिज टाइम, जहांगीर के टाइम में. ही मैरिड नूरजहाँ. वो नूरजहाँ से शादी किया था. नूरजहाँ को लाइट ऑफ द वर्ल्ड, विश्व की सुंदरी जो थी वो कहा जाता था. जहांगीर रीस्टार्टेड दी वॉर विथ राजपूत. जहांगीर जो था वो राजपूत के साथ फिर से वॉर स्टार्ट किया. ऑब्वियस, क्यों वॉर स्टार्ट किया होगा? तो राजपूत के एरिया को एनेक्स करने के लिए, उसके टेरिटरी को ऑक्युपाइड करने के लिए. द अफगान अमीर ऑफ बंगाल अपोज द अथॉरिटी ऑफ. बंगाल के जो अफगान अमीर थे वो मुगल के रूल को एक्सेप्ट नहीं करते थे. द डिस्टर्बेंस इन द डेक्कन कुड नॉट बी कंट्रोल्ड. लेकिन जो डेक्कन में डिस्टर्बेंस हो रहा था उसको कंट्रोल नहीं किया जा सका. मतलब अब धीरे धीरे जहांगीर के नेगेटिविटी को शो ऑफ किया जा रहा है. अब यहाँ से जहांगीर का रूल जो होगा वो एंड अप होना शुरू होगा, डिक्लाइन होना शुरू होगा. जहांगीर डाइड इन 1627 ड्यू टू एक्सेसिव ड्रिंकिंग एंड हिज सन. अपने बेटे के कारण और बहुत ज़्यादा पीने के कारण जहांगीर का डेथ होगी. शाहजहां सक्सीडेड दी थ्रोन. और उसके बाद जहांगीर का बेटा शाहजहां राजा बना. ऑब्वियस उस टाइम पे हेरिडिटरी रूल चलता था. हेरिडिटरी कहने का मतलब है राजा का बेटा, फिर उसका बेटा, फिर उसका बेटा, हेरिडिटरी. नेक्स्ट इज डू यू नो जहांगीर वॉज एबल टू कॉन्कर द फोर्ट ऑफ कांगड़ा वेयर एवन अकबर हैड नॉट सक्सीड. जहाँ अकबर जीत हासिल नहीं कर पाया, जिस जगह को नहीं जीत पाया उसको जहांगीर जीत लिया था, फोर्ट ऑफ कांगड़ा को. नेक्स्ट इज डू यू नो जहांगीर वॉज फेमस फॉर हिज जस्टिस. जहांगीर जस्टिस के लिए फेमस था, मतलब बहुत ही लीगल डिसीजन लिया करता था वो. ही सेटअप अ चेन ऑफ जस्टिस. एक चेन ऑफ जस्टिस सेटअप किया था. क्या था ये? इट वॉज विथ 60 बेल्स अटैच टू इट. उसमें 60 बेल लगा हुआ था, 60 घंटी लगा हुआ था. इट वॉज मेड अप ऑफ प्योर गोल्ड, जो कि प्योर गोल्ड से बना था. वन इंड वॉज अटैच टू द फोर्ट ऑफ आगरा. एक आगरा के किला में बंधा था. एंड द अदर टू द स्टोन कॉलम ऑन द बैंक ऑफ रिवर यमुना. स्टोन कॉलम की हेल्प से
उसको बैंक ऑफ रिवर यमुना तक ले जाया गया था। एनीवन हु वांटेड जस्टिस कुड पुल द चेन टू ड्रॉ द अटेंशन ऑफ द एम्पेरर। एम्पेरर के अटेंशन को पाने के लिए अगर किसी को कोई प्रॉब्लम होता तो वो उस बेल को खींच दिया करता। मतलब पूरे शहर से, पूरे उसके एरिया से, उसके टेरिटरी से होकर वो बेल चेन जो था वो गुजरा हुआ था। जहांगीर ऑल्सो इशूड 12 ऑर्डिनेंस। जहांगीर 12 ऑर्डिनेंस इशू किया था। क्या था ये? फॉर द बेटर गवर्नेंस ऑफ द कंट्री, कंट्री को बेटर तरीके से गवर्नेंस करने के लिए। मतलब 12 ऑर्डिनेंस वो जारी किया हुआ था जिससे आसानी से कंट्री को गवर्न किया जा सकता था। आवर नेक्स्ट टॉपिक इज शाहजहां 1628 to 1658 C. It means Shahjahan ruled over North India almost 30 years. खुर्रम द थर्ड सन ऑफ जहांगीर। जहांगीर का थर्ड सन जो था वो खुर्रम था। इट मीन्स शाहजहां का जो निक नेम था या जो उसका कह सकते हैं वो ओरिजिनल नेम भी था, खुर्रम कहा जाता था। वो टुक द टाइटल ऑफ शाहजहां, जो कि शाहजहां के टाइटल को अचीव किया। हिज मदर वॉज द डॉटर ऑफ उदय सिंह। इसकी माँ उदय सिंह की बेटी थी। द रूलर ऑफ जोधपुर, जो कि जोधपुर का रूलर था। शाहजहां हैड टू फेस द रिवेलियन ऑफ जुझर सिंह। शाहजहां जुझर सिंह के रिवेलियन को फेस किया। अब बुंदेला चीफ, जो कि बुंदेला चीफ भी था, एंड जहां लोधी एंड अफगान चीफ, और जहां लोधी जो कि अफगान चीफ था। ये दोनों शाहजहां का वेल नोन रिवेलियन था। अंडर शाहजहां द डेक्कन पॉलिसी ऑफ द मुगल इंटर्ड अ न्यू फेस। He annexed Ahmednagar and Daulatabad. He forced the ruler of Bijapur and Golconda to accept his supremacy. यहाँ से शाहजहां का पॉजिटिव पॉइंट ऑफ व्यू दिखा रहा है। कैसे बता रहा है, क्या बता रहा है कि शाहजहां एक फेमस वॉरियर था और एक फेमस रूलर भी था। कैसे? तो सबसे पहले तो वो अहमदनगर और दौलताबाद को एनेक्स कर लिया। दूसरा, बीजापुर और गोलकुंडा को फोर्स किया कि वो उसके सुपरमेसी को एक्सेप्ट कर ले। In 1636 शाहजहां रिटायर्ड टू आगरा एंड अपॉइंटेड औरंगजेब एज ए गवर्नर ऑफ डेक्कन। और 1636 में शाहजहां रिटायर हो गया आगरा की तरफ। रिटायर होना मतलब लौट जाना, मतलब वो आगरा की तरफ जाके सेटल हो गया और डेक्कन इंडिया औरंगजेब के हाथ में दे दिया। मतलब डेक्कन इंडिया का गवर्नर औरंगजेब को बना दिया। द मुगल एम्पायर रिच इट्स ग्रेटेस्ट प्रॉस्पेरिटी ड्यूरिंग द रेन ऑफ शाहजहां। शाहजहां के टाइम पर मुगल एम्पायर काफ़ी प्रॉस्पेरिटी की तरफ बढ़ चुका था। हिज मिनिस्टर्स वेर एफिशिएंट एंड एबल। उसके जो मिनिस्टर थे वो एफिशिएंट थे और एबल भी थे, मतलब काफ़ी एफिशिएंट थे कह सकते हैं और काफ़ी पावरफुल भी थे। ही वॉज एन ऑर्थोडॉक्स मुस्लिम। ये ऑर्थोडॉक्स मुस्लिम था, बट वॉज फेयर टू नॉन मुस्लिम। लेकिन नॉन मुस्लिम के लिए काफ़ी फेयर था, मतलब कह सकते हैं कि रिलीजियस टॉलरेंस था इसमें। ही इंक्रीज द मैग्निफिसेंट ऑफ द कोर्ट सेम एज इट जहांगीर। द पीकॉक थ्रोन, द ताजमहल एट आगरा एंड द रेड फोर्ट ऑफ जामा मस्जिद, ये सारे स्ट्रक्चर को या आर्किटेक्चर को शाहजहां बिल्ड करवाया था। कहाँ? इन मस्जिद, इन जामा मस्जिद इन दिल्ली। एंड न्यूमरस अदर वर्क एट द आर्ट एंड आर्किटेक्चर टेस्टिफाई और प्रूव्ड हिज वेल्थ एज वेल एज हिज एस्थेटिक सेंस और इट्स ब्यूटीफुल सेंस। ही इज ऑल्सो नोन एज एन इंजीनियर किंग। ये इंजीनियर किंग भी कहलाता था। इंजीनियर क्यों? क्योंकि बहुत सारे आर्किटेक्चर मॉन्यूमेंट्स बिल्डिंग को बिल्ड करवाया था। ही वॉज एन एक्सीलेंट कैलीग्राफिस्ट। ये कैलीग्राफिस्ट भी था, मतलब काफ़ी अच्छा लिखने वाला। ही गेव पैट्रोनेज टू स्कॉलर्स, आर्टिसंस एंड क्राफ्टमैन। आर्टिसंस, क्राफ्टमैन एंड स्कॉलर्स को ये काफ़ी पैटर्न किया करता था। पैट्रोनेज मतलब प्रीफर करना, प्रमोट किया करता था, आगे बढ़ाया करता था, या आगे बढ़ने में मदद किया करता था। पोइट्री, म्यूजिक, पेंटिंग, डांस, एस्ट्रोनॉमी, मैथमेटिक्स एंड मेडिसिन फ्लरिश अंडर दिस इंटेलिजेंट एम्पेरर। इस इंटेलिजेंट एम्पेरर के या शाहजहां के रूल में कह रहा है कि बहुत सारा कुछ फ्लरिश हुआ। फ्लरिश होने का मतलब बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहा था। क्या क्या? पोइट्री, म्यूजिक, पेंटिंग, डांस, एस्ट्रोनॉमी, मैथमेटिक्स एंड मेडिसिन, दिस टाइप्स ऑफ। इन सितंबर 1657 शाहजहां फेल इल। 1657 में शाहजहां बीमार महसूस करने लगा। इमीडिएटली हिज सन स्टार्टेड मेकिंग प्रिपरेशन फॉर कैप्चरिंग द थ्रोन। जैसे ही ये पता चला उसके बेटों को, सारे उसके जितने भी बेटे थे वो थ्रोन कैप्चर करने के लिए, राजमुकुट हासिल करने के लिए, राजगद्दी हासिल करने के लिए तैयारियां शुरू कर दी। इन 1658 जस्ट आफ्टर 1 ईयर
औरंगजेब टुक ओवर द थ्रोन एंड इम्प्रिजन्ड हिज फादर। औरंगजेब शाहजहाँ को बंदी बना लिया और उसके राजपाट को एनेक्स कर लिया, कब्जा कर लिया। हु डाइड इन कैप्टिविटी इन 1666, जिसका बंदी रहते हुए या जेल में रहते हुए ही 1666 में शाहजहाँ की मृत्यु हो गई। नेक्स्ट इज औरंगजेब 1658 to 1707, ऑलमोस्ट 50 ईयर तक औरंगजेब शासन किया था। आफ्टर कैप्चरिंग आगरा, औरंगजेब क्राउंड हिमसेल्फ एज द एम्परर। आगरा के ऊपर कब्जा करने के बाद औरंगजेब खुद को राजा डिक्लेयर कर दिया। ही एज्यूम्ड द टाइटल ऑफ आलमगीर, वो खुद से आलमगीर का टाइटल एज्यूम किया था। ही एबॉलिश द इनलैंड ड्यूटीज, राहदारी, इनलैंड ड्यूटीज लगाया था, मतलब अपने राज्य के अंदर में टैक्स लगाया था, जिसको राहदारी कहते थे। एंड ऑक्ट्रॉय ड्यूटी, जिसको पंदारी कहा जाता था, टू प्लीज हिज सब्जेक्ट। ही वॉज अ मुस्लिम फैनेटिक एंड अपोज रिलीजियस टॉलरेंस, कहता है ये मुस्लिम फैनेटिक था, मतलब इसको कहते हैं ना कि स्ट्रॉन्ग सपोर्टर ऑफ मुस्लिम्स एंड अपोज रिलीजियस टॉलरेंस, और ये रिलीजियस टॉलरेंस को काफ़ी अपोज किया करता था, मतलब कह सकते हैं कि इसके अंदर रिलीजियस इनटॉलरेंस था, जस्ट अपोजिट ऑफ शाहजहाँ, अकबर, जहांगीर एंड शाहजहाँ। नेक्स्ट इज ही डिसकंटिन्यूड द प्रैक्टिस ऑफ इंस्क्राइबिंग ऑफ कलीमा ऑन द कॉइन, कॉइन पे जो कलीमा खुदवाया जाता था या फिर जो इंस्क्राइब किया जाता था उसका ये काफ़ी विरोध किया, अपोज किया। एंड अबॉलिश द सेलिब्रेशन ऑफ द न्यू ईयर डे, नौरोज़, नौरोज़ जो न्यू ईयर डे सेलिब्रेट किया जाता था उसको भी बंद करवा दिया, अबॉलिश करवा दिया। हिज रूल वॉज अ पीरियड ऑफ सीजलेस वॉर इन डिफरेंट पार्ट ऑफ इंडिया, इसका रूल सीजलेस वॉर कहलाता था इंडिया के डिफरेंट पार्ट में। क्यों? क्योंकि धीरे धीरे उसको सीज कर लिया गया था इसके एरिया को। नेक्स्ट इज द रिवोल्ट ऑफ राजपूत प्रूफ वेरी हार्मफुल फॉर हिम, राजपूत का जो रिवोल्ट था इसके लिए काफ़ी हार्मफुल था। द मराठा हैड बिकम वेरी पावरफुल अंडर शिवाजी, औरंगजेब सेंट शाइस्ता खान द गवर्नर ऑफ बंगाल टू फाइट अगेंस्ट शिवाजी, औरंगजेब जो उसका गवर्नर था शाइस्ता खान, उसको बंगाल भेजा शिवाजी के अगेंस्ट लड़ाई करने के लिए। बट शाइस्ता खान वॉज डिफीटेड, लेकिन शिवाजी ने शाइस्ता खान को डिफीट कर दिया। अब इस डिफीट के बाद औरंगजेब क्या था, तो शाहजहाँ के ऊपर रूल कर शिवाजी के ऊपर रूल करने के लिए, शिवाजी को डिफीट करने के लिए अपना एक नया स्ट्रेटेजी बनाया, और वो क्या था आगे देखते हैं। औरंगजेब इन्वाइटेड शिवाजी टू आगरा फॉर टॉक, औरंगजेब शिवाजी को आगरा बुलाया बात करने के लिए। बट वेयर ही वॉज इम्प्रिजन, लेकिन उनको वहाँ पे बंदी बना लिया गया। शिवाजी समहाउ मैनेज टू एस्केप फ्रॉम द प्रिजन, शिवाजी किसी तरह से मैनेज करते हुए जेल से भाग निकले या फिर वहाँ से भाग चुके थे। द मराठा, द जट्स एंड द सिख नेवर अलाउड औरंगजेब टू रेस्ट इन पीस, मराठा, जट और सिख ये तीनों एक साथ औरंगजेब के ऊपर आक्रमण कर दिए, जो कि औरंगजेब को शांति से सोने या बैठने नहीं दिए। अलाउड एंड नेवर अलाउड औरंगजेब टू रेस्ट इन पीस। ही किल्ड गुरु तेग बहादुर, औरंगजेब गुरु तेग बहादुर को मार दिया। हुसन गुरु गोविंद सिंह फॉट द मुगल्स टिल औरंगजेब डेथ इन 1707, और उसके बाद जो गुरु तेग बहादुर के बेटे थे गुरु गोविंद सिंह, वो तब तक मुगल से लड़ते रह गए जब तक औरंगजेब की मृत्यु 1707 में नहीं हो गई। औरंगजेब कॉन्क्वर्ड बीजापुर एंड गोलकोंडा एंड डेक्कन, डेक्कन में बीजापुर और गोलकोंडा को औरंगजेब कैप्चर कर चुका था। बट ड्यू टू हिज शॉर्ट साइटेड पॉलिसीज, बहुत ज़्यादा दूर तक नहीं देख सकता था, वो नज़दीक कहीं सोच सकता था, बहुत ज़्यादा दूरदर्शी जिसको कहते हैं ना, दूर का सोचने वाला, वो क्वालिटी औरंगजेब में नहीं था। हिज वास्ट एम्पायर वेंट आउट ऑफ हिज ग्रिप, धीरे धीरे जो उसका वास्ट एम्पायर था उसके ग्रिप से निकलने लगा, मतलब उसके हाथ से फिसलना शुरू हो गया। मेनी गवर्नर रिवोल्ट अगेंस्ट द एम्पायर एंड एस्टेब्लिश देमसेल्फ एज एन इंडिपेंडेंट रूलर, खुद औरंगजेब के जितने गवर्नर थे उनमें से मोस्ट ऑफ द गवर्नर जो थे वो खुद को इंडिपेंडेंट डिक्लेयर कर दिए औरंगजेब के रूल से। दो मुगल एम्पायर सर्वाइव टिल 1857, मुगल एम्पायर 1857 तक सर्वाइव कर पाया। ऑब्वियस, कौन सा 1857 का बात हो रहा है, जिस 1857 में फर्स्ट इंडिपेंडेंट वॉर शुरू हुआ था, या फिर कह सकते हैं सिपाही मुटीनी शुरू हुआ था, सिपाही विद्रोह स्टार्ट किया था इंडियन रूलर ने। इट्स रूलर्स वेयर द प्रिजनर्स ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी आफ्टर 1803, इसके रूलर को 1803 के बाद से इम्प्रिजेंट कर दिया गया था ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा। द लास्ट एम्पायर बहादुर शाह जफर टू हैड टू फेस अ ट्रायल फॉर लीडिंग द म्यूटिनी ऑफ 1857, बहादुर शाह जफर टू जो थे वो 1857 के
रिवोल्ट को लीड कर रहे थे। ही वॉज कन्विक्टेड एंड एक्साइल टू रंगून, लेकिन उनको बंदी बना लिया गया और उसके बाद उनको वहाँ से रंगून एक्साइल कर दिया गया। एक्साइल करना मतलब ज़बरदस्ती दूसरी जगह पे भेज दिया जाना। नेक्स्ट इज गवर्नेंस अंडर मुगल एम्पायर, इट इज एडमिनिस्ट्रेशन। द मुगल मैनेज टू यूनाइट द कंट्री पॉलिटिकली, मुगल जो थे वो मैनेज किए किस तरह से, टू यूनाइट द कंट्री पॉलिटिकली कंट्री को यूनाइट करने के लिए। दे एस्टेब्लिश अ यूनिफॉर्म सिस्टम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन विच वॉज अ कम्बिनेशन ऑफ बोथ इंडियन एंड पर्शियन सिस्टम। अब धीरे धीरे इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम को या गवर्नेंस सिस्टम को ऐसे मैनेज किया गया ताकि कोई भी गवर्नेंस सिस्टम का अपोज ना कर सके। तो कैसे किया गया, इंडियन एंड पर्शियन दोनों सिस्टम को मिक्स किया गया। मतलब जो थे इंडियन उनको भी सपोर्ट किया गया एंड जो पर्शियन थे उनको भी। पर्शियन कौन, जो नॉर्थ वेस्टर्न साइड से इंडिया में इंटर किए थे वो लोग। दे बिलीव इन द सुप्रीम अथॉरिटी ऑफ द किंग, इन लोगों को डिवाइन फेथ वाला जो पॉलिसी था वो ये लोग प्रीफर करते थे। मतलब द सुप्रीम अथॉरिटी ऑफ द किंग, मतलब राजा जो बोल दिया वो ये लोग सही मान लिया करते थे, या फिर राजा का जो हुक्म था वो जो आदेश था या फिर जो उनका डिसीजन था वो सुप्रीम होता था। ए स्ट्रॉन्ग आर्मी एंड एफिशिएंट मिनिस्टर असिस्टेड द एम्पेरर, स्ट्रॉन्ग आर्मी एंड एफिशिएंट मिनिस्टर होते थे एम्पेरर को असिस्ट करने के लिए। द होल एम्पायर वॉज डिवाइडेड इनटू सूबास प्रोविंसेस विच वर गवर्न बाय द सूबेदार गवर्नर। ऑब्वियस प्रोविंस होते थे, प्रोविंस को गवर्न करने के लिए गवर्नर हुए करते थे, लेकिन यही प्रोविंस सूबा कहलाता था एंड ऑब्वियस सूबा के जो सुपरवाइज़र होंगे वो सूबेदार कहलाएंगे। जैसे थाना के थानेदार होते हैं उसी तरह से। द दीवान वॉज द कलेक्टर ऑफ लैंड रिवेन्यू, अब एक दीवान अपॉइंट किया जाता था जो कि लैंड रिवेन्यू कलेक्ट किया करता था। ज़मीन से जो टैक्स होता था या ज़मीन से जो कर लिया जाता था वो कलेक्ट करने के लिए दीवान होते थे। द कोतवाल लुक आफ्टर द लॉ एंड ऑर्डर इन द सिटी, सिटी में लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए या फिर लुक आफ्टर करने के लिए कोतवाल होते थे। जैसे अभी सिटी में लॉ एंड ऑर्डर को देखने के लिए पुलिस होते हैं या फिर जो पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन होते हैं वो। अकबर इंट्रोड्यूस द मनसबदारी सिस्टम, अकबर के द्वारा मनसबदारी सिस्टम इंट्रोड्यूस किया गया था। क्या था ये मनसबदारी सिस्टम, इट वॉज बेस्ड ऑन अ रैंक और पोजीशन इन द ऑफिशियल हायरार्की, ऑफिशियल सीक्वेंस पे ये एक तरह का पोजीशन हुआ करता था या एक रैंक होता था। द मनसबदार्स वर द रिस्पॉन्सिबल फॉर बोथ द सिविल एंड मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन, ये लोग सिविल एंड मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते थे। रिस्पॉन्सिबल कहने का मतलब है जो जितना हाई पोस्ट पे उसको उस तरह का एरिया मैनेज करने के लिए दिया जाता। नेक्स्ट इज पेज नंबर 126। नेक्स्ट इज सोसाइटी एंड इकोनॉमी। द सोसाइटी वॉज डिवाइडेड इनटू 2 लेवल्स, सोसाइटी को 2 लेवल में डिवाइड किया गया था। ऑब्वियस अपर क्लास एंड लोअर क्लास होगा। अपर क्लास बिलोंग करेंगे नोबिलिटी एंड द हाई ऑफिशियल से फ्रॉम द अपर क्लास एंड दे लिव्ड अ लाइफ ऑफ लग्जरी, इनका लाइफ लग्जरी वाला होता था। But the lower classes were divided in or involved in agriculture and the other lowly job or the menial work in the cities. They lived in miserable condition, लेकिन इनका कंडीशन जो था वो मिजरेबल था। जस्ट अपोजिट, इनका लाइफ लग्जरियस, इनका मिजरेबल। द मेन सोर्स ऑफ स्टेट इनकम वॉज फ्रॉम द लैंड रेवेन्यू विच वॉज फिक्स्ड एट द 1/3 ऑफ द प्रोड्यूस। अब यहाँ पर एक और चीज़ था, लैंड रेवेन्यू सिस्टम जो था वो क्या था, तो जितना आपका लैंड से प्रोडक्शन होगा, जो प्रोड्यूस होगा, उसका 1/3 किंग को देना होगा या फिर एम्पेरर को देना होगा। द स्टेट लैंड वॉज नोन एज खालिसा, राज्य का जो लैंड होता था वो खालिसा कहलाता था। ट्रेड वॉज वेल डेवलप एज इंडियन गुड्स वेर एक्सपोर्टेड टू डिफरेंट पार्ट ऑफ एशिया, अफ्रीका एंड यूरोप। ट्रेड काफ़ी ज़्यादा फैल चुका था, वेल फ्लरिश था या वेल डेवलप था। मेनी फॉरेन कंपनीज, कुछ फॉरेन कंपनीज भी थे। कैसे, तो लाइक द पोर्तुगीज, डच एंड इंग्लिश। सबसे पहले इंडिया में डच आए थे, फिर पोर्तुगीज आए थे। पोर्तुगीज कैसे, तो जो पोर्तुगल का रहने वाला वास्को डी गामा था वो सबसे पहले इंडिया के रूट को सर्च किया था, इंडिया पहुंचने के रास्ते को। अब वो पोर्तुगीज रूलर जब इंडिया आया तो ऑब्वियस सबसे पहले इंडिया में इंटर कौन किए, पोर्तुगीज, देन उसके बाद डच, फिर फ्रेंच एंड देन इंग्लिश। यहाँ पे एक नहीं दिया है, फ्रेंच भी होगा, ये हम लोग क्लास 8 में देखेंगे। वेर इन्वॉल्व इन ट्रेडिंग, द मुगल एम्पेरर इंकरेज द ट्रेड बाई बिल्डिंग सराइस, रोड्स इटीसी। मुगल एम्पेरर के द्वारा ट्रेड को काफ़ी इंकरेज किया जाने लगा, इम्प्रूव किया जाने लगा, डेवलप किया जाने लगा या फिर प्रमोट किया जाने लगा। कैसे, बाई बिल्डिंग सराइस एंड बाई रोड।
सराइज मतलब धर्मशाला बनाकर, लोगों के रुकने का स्थान बनाकर, एंड रोड बनाकर। आज के टॉपिक में बस इतना ही देखेंगे। नेक्स्ट हम लोग रिलीजन, लिटरेचर, आर्ट एंड आर्किटेक्चर, और उसके बाद डिक्लाइन ऑफ मुगल एम्पायर, और उसके बाद इस चैप्टर का क्वेश्चन आंसर को ओवरव्यू कर लेंगे। ओके, फिलहाल इतना ही। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।